everyone, I'm Yogita. Welcome back to your YouTube channel इकोनॉमिक्स आसान है। जय माता दी, हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ यू। माता रानी का आशीर्वाद सदैव आपके ऊपर बना रहे। सो गाइज, आज हम इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का चैप्टर नंबर 3 लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन को कंटिन्यू करेंगे। हम पढ़ रहे थे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991, जिसमें हम लिबरलाइजेशन की बात कर रहे थे। लिबरलाइजेशन में हमने पढ़ा कि इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में क्या रिफॉर्म आए थे, फाइनेंशियल सेक्टर में क्या रिफॉर्म आए थे, और अदर सेक्टर्स की भी आज हम बात करेंगे कि उनमें किस तरीके से रिफॉर्म्स आए थे। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और देखते हैं सबसे पहले कि टैक्स रिफॉर्म क्या क्या लेके आई थी गवर्नमेंट। तो अगर हम बात करें टैक्स की, तो टैक्स क्या होता है? बेसिकली गवर्नमेंट की जो मेन इनकम है, मेन रेवेन्यू, वो कहां से आता है? टैक्स से आता है। तो अगर हम बात करें टैक्स रिफॉर्म में की, तो उसमें क्या क्या रिफॉर्म्स लाई थी गवर्नमेंट, उसकी बात करते हैं। तो टैक्स रिफॉर्म के अंडर क्या आता है? रिफॉर्म्स इन गवर्नमेंट टैक्सेशन, कि गवर्नमेंट के टैक्स में क्या क्या रिफॉर्म्स आए, एंड देन पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसी। तो टैक्स रिफॉर्म के अंडर क्या आएगा? एक तो टैक्सेशन में क्या क्या रिफॉर्म्स आए, और पब्लिक मतलब गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर में क्या क्या रिफॉर्म्स आए, जो जनरली हम इसको बोलते हैं क्या? फिस्कल पॉलिसी। तो बेसिकली हम बात करेंगे टैक्स रिफॉर्म में कि फिस्कल पॉलिसी में क्या क्या रिफॉर्म्स लाए। ठीक है, अब टैक्स की बात करें तो टैक्स दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। नेम से पता चल रहा है डायरेक्ट टैक्स कौन सा होगा भाई? डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होगा कि जिस पर्सन की इनकम या जिस एंटरप्राइज के प्रॉफिट पर टैक्स लगा है, वो पर्सन या वो एंटरप्राइज डायरेक्टली टैक्स पे करेगी गवर्नमेंट को, तो डायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? कि जिस पर बेसिकली टैक्स लगता है ना, वो उस टैक्स को पे नहीं करता, इनडायरेक्टली कोई और उस टैक्स को पे करता है। कंज्यूमर बेसिकली उस टैक्स को पे करते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले हम बात करते हैं डायरेक्ट टैक्स की। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? टैक्सेस ऑन इनकम ऑफ इंडिविजुअल। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? जो इंडिविजुअल की इनकम पर टैक्स लगता है। और प्रॉफिट ऑफ बिजनेस एंटरप्राइजेस, और जो एंटरप्राइजेस है वो प्रॉफिट अर्न करती है, तो उस प्रॉफिट पर भी टैक्स लगता है। अब बात करें इनकम टैक्स। फॉर एग्जांपल के लिए मेरी इनकम है, तो ऑब्वियस सी बात है, अब मैं अपनी इनकम पर टैक्स पे करूंगी डायरेक्टली गवर्नमेंट को। मेरी इनकम का टैक्स कोई और पे नहीं करेगा। कि मेरी इनकम है, मैंने अपने दोस्त को बोला कि भाई तू मेरा मित्र नहीं है, सखा नहीं है, दोस्त नहीं है, सहेली नहीं है, भाई मेरा टैक्स पे कर दो। कोई नहीं करेगा टैक्स पे। क्यों भाई? मेरी इनकम है, तो ऑब्वियस सी बात है मैं ही टैक्स पे करूंगी ना। तो मेरी इनकम है, तो मैंने इनकम टैक्स पे करा। फॉर एग्जांपल कि किसी पर्सन की क्या है, बिजनेस एंटरप्राइज है, तो वो खुद टैक्स पे करेगा डायरेक्टली गवर्नमेंट को अपने प्रॉफिट पर, जो भी वो प्रॉफिट अर्न करेगा, जिसको हम बोलते हैं कॉर्पोरेट टैक्स। ठीक है, तो कोई और जो है पर्सन टैक्स पे नहीं कर सकता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। कि हम जो टैक्स का बर्डन है ना, वो किसी और के ऊपर ट्रांसफर नहीं कर सकते। जो इंसिडेंट ऑफ टैक्स है ना, वो हम किसी और के ऊपर ट्रांसफर नहीं कर सकते। कि जिस पर्सन की इनकम या जिस एंटरप्राइज के प्रॉफिट पर वो टैक्स लगा है, वो खुद उस टैक्स को क्या करेगा? पे करेगा गवर्नमेंट को। क्लियर हुआ? देन बात करते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। नेम से ही समझ में आ रहा है कि टैक्स कैसा है? इनडायरेक्ट है, कि लगेगा किसी और पर, पे कोई और करेगा। तो यहाँ पे जो टैक्स का बर्डन है या इंसिडेंट है, उसको हम ट्रांसफर कर सकते हैं किसी और पर्सन पर। फॉर एग्जाम्पल के लिए, कि इस टैक्स से क्या होता है? दोज टैक्सेस विच अफेक्टेड द इनकम एंड प्रॉपर्टी ऑफ द पर्सन थ्रू देयर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। कि जब हम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करते हैं, तो हमारी जो इनकम है, प्रॉपर्टी है, वो अफेक्ट होती है। कैसे होती है? फॉर एग्जाम्पल के लिए, मैं शॉप पर गई, 10 रुपए का मैंने बिस्किट खरीदा, तो तुम उस बिस्किट के पीछे देखोगे, उस प्राइस में इंक्लूडिंग जीएसटी लिखा होगा, मतलब कि टैक्स उसमें 10 रुपीज में ऑलरेडी इंक्लूडेड है। तो इनडायरेक्टली टैक्स किसने पे करा? मैंने पे करा ना। तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की वजह से अफेक्ट किस पर पड़ा? मेरी इनकम पर पड़ा। वैसे तो उस टैक्स को किसको पे करना चाहिए था? बेसिकली जिसने मैन्युफैक्चर करा था वो बिस्किट। बट इनडायरेक्टली टैक्स मैंने पे करा, और मेरे से टैक्स लेकर मैन्युफैक्चर फिर गवर्नमेंट को पे करेगा। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स, कि टैक्स का बर्डन ट्रांसफर कर दिया मैन्युफैक्चर ने, किस पर? एंड कंज्यूमर पर। ठीक है, तो इम्पोज होता है किस पर? गुड्स एंड सर्विसेज पर बेसिकली इम्पोज होता है इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए जीएसटी हो गया, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो कोई भी अगर तुम चीज खरीदोगे, तो उसमें प्राइस में ऑलरेडी जीएसटी इंक्लूडेड होता है। तो जब हम प्राइस पे करते हैं, तो इनडायरेक्टली हम ही टैक्स पे कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। देन बात करते हैं रिडक्शन इन टैक्सेस। अब भाई ये तो हमने पढ़ लिया कि टैक्स दो तरह के हैं, डायरेक्ट है और इनडायरेक्ट है। अब कैसे टैक्स में रिफॉर्म आए, कैसे गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर में रिफॉर्म्स आए, उसको भी तो देखना पड़ेगा। तो सबसे हम पहले बात करते हैं रिडक्शन इन टैक्सेस। अब क्या हुआ था? गवर्नमेंट का मेन सोर्स क्या है इनकम का, रेवेन्यू का? टैक्स है। तो गवर्नमेंट ने सोचा कि भाई टैक्स रेट को बढ़ा देते हैं ताकि हमारे पास रेवेन्यू ज्यादा है। अब गवर्नमेंट ने टैक्स रेट तो बढ़ा दिया, बट उनके रेवेन्यू जो थे, इनकम जो थी, वो कम हो गई गवर्नमेंट की। अब क्यों कम हो रही थी? सोच
समझो इस चीज को कि टैक्स रेट जब गवर्नमेंट ने बढ़ाए तो लोगों ने क्या करा, टैक्स इवेजन करना स्टार्ट करा, मतलब कि अवॉइड करा, टैक्स पे नहीं करा, ठीक है। अपनी वो जो रियल इनकम थी उसको डिस्क्लोज ही नहीं करते थे, क्योंकि जितनी ज्यादा इनकम होगी ऑब्वियस सी बात है उतना ज्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा, है ना। तो ज्यादा टैक्स रेट की वजह से इनकम जो थी गवर्नमेंट की वो कम हो गई थी, तो गवर्नमेंट ने सोचा कि हम रिफॉर्म लेके आएंगे। क्या रिफॉर्म लेके आएंगे कि भाई हाई टैक्सेस रेट की वजह से तो टैक्स इवेजन हो रहा था, मतलब लोग अवॉइड कर रहे थे टैक्स देना, तो गवर्नमेंट ने सोचा कि हम मॉडरेट रेट ऑफ इनकम टैक्स लेके आएंगे, मतलब नॉर्मल रेट लेके आएंगे इनकम टैक्स का, ताकि लोग जो है वो वॉलेंट्री अपनी क्या करें, इनकम को डिस्क्लोज करें और टैक्स को पे करें। अब इस रिफॉर्म की वजह से क्या हुआ था, गवर्नमेंट की इनकम बढ़ी थी, गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ा था, क्योंकि मॉडरेट रेट था कि हाँ ठीक है थोड़ा बहुत तो रेट है टैक्स का तो पे कर देंगे लोग, बट बहुत ज्यादा होगा तो फिर लोग जो है छुपाएंगे, टैक्स इवेजन करेंगे, ठीक है। तो मॉडरेट रेट कर दिया गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स का, जिससे क्या हुआ, लोगों की सेविंग बढ़ी, एनकरेज हुए लोग सेविंग करने के लिए। अब सेविंग से गवर्नमेंट को क्या फायदा होगा, सेविंग करेंगे लोग तो ऑब्वियसली बात है उस पैसे को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करेंगे, इन्वेस्टमेंट होगी तो ऑब्वियसली बात है इकोनॉमी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगी, ठीक है। तो एनकरेज हो रहे थे लोग सेविंग करने के लिए, और वॉलेंट्री डिस्क्लोजर ऑफ इनकम, कि वॉलेंट्री अपनी इनकम को डिस्क्लोज कर रहे थे कि हाँ मेरी इनकम ये है और मैं इतना रेट जो है टैक्स पे कर रहा हूँ। बट जब हाई रेट ऑफ टैक्स था तब लोग टैक्स इवेजन करते थे, टैक्स को पे ही नहीं करते थे, अपनी इनकम ही नहीं दिखाते थे कितनी इनकम है रियल में, ठीक है। तो बट गवर्नमेंट ने जब क्या करे, टैक्स रिफॉर्म करे, मॉडरेट रेट करा इनकम टैक्स का, तो लोग सेविंग करना स्टार्ट हुआ लोगों का, और जो उनकी इनकम है वो अपने ओपनली क्या करते थे, डिस्क्लोज कर पाते थे, ठीक है। देन आता है रिफॉर्म्स इन इनडायरेक्ट टैक्स। अब यहाँ पे तो हमने इनकम टैक्स की बात करी, मतलब डायरेक्ट टैक्स की बात करी कि जिस पर्सन पर लगा है वो टैक्स, जिस पर्सन की इनकम पर या किसी एंटरप्राइज के प्रॉफिट पर वो टैक्स लगा है डायरेक्टली वो गवर्नमेंट को पे करेगा। बट इनडायरेक्ट टैक्स की बात करें तो इनडायरेक्ट टैक्स क्या होगा, जनरली गुड्स एंड सर्विसेज पर लगता है, बट इनडायरेक्टली कंज्यूमर उसको पे करता है, ठीक है। अब इनडायरेक्ट टैक्स में भी कुछ रिफॉर्म्स लाए गए टू फैसिलिटेट एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कॉमन नेशनल मार्केट फॉर गुड्स एंड कमोडिटीज। पहले क्या था कि नंबर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस है, वैट हो गया, वैल्यू एडेड टैक्स हो गया, परचेज टैक्स हो गया, सर्विस टैक्स हो गया, एक्साइज ड्यूटी होगी, नंबर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स थे। अब लोग जो है इतने कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस था इनडायरेक्ट टैक्स का तो अवॉइड ही करते थे, टैक्स इवेजन होता था। तो अब इसकी वजह से क्या हुआ कि इनडायरेक्ट टैक्स में भी रिफॉर्म लाए गए ताकि एक कॉमन नेशनल मार्केट बन सके गुड्स एंड कमोडिटीज की, कि टैक्स रेट जो है कहीं पे भी चले जाऊं मैं इंडिया में हर जगह टैक्स रेट सेम ही होगा। बट पहले ऐसा नहीं होता था, पहले क्या था कि एक कॉमन नेशनल मार्केट नहीं थी कि भाई हरियाणा में अलग टैक्स पे हो रहा है, ठीक है, दिल्ली में अलग टैक्स पे हो रहा है, कि टैक्स भी डिफर करता था। अगर तुम ध्यान से देखो पहले क्या होता था, फॉर एग्जांपल के लिए कि हम मिल्क खरीद रहे हैं, ठीक है, अगर दिल्ली में वो 60 रुपीज का मिल रहा है तो हरियाणा में मान लो 62 रुपीज का मिल रहा है, ठीक है, तो टैक्स रेट भी डिफरेंट हो जाता था। बट अब जीएसटी आ गया तो जीएसटी से क्या होगी, एक कॉमन मार्केट बन गई है, ठीक है, वन नेशन वन टैक्स बन गया है। तो अब इससे क्या हो गया, टैक्स इवेजन कम हो गया और लोग वॉलंटरी पे कर रहे हैं अब टैक्स को, ठीक है। तो इनडायरेक्ट टैक्स में भी रिफॉर्म लाए गए ताकि एक कॉमन नेशनल मार्केट बन सके गुड्स एंड कमोडिटीज की। देन बात करते हैं सिंप्लीफिकेशन ऑफ प्रोसेस, कि प्रोसेस को सिंप्लीफाई करा गया। मैंने बताया कि भाई इनडायरेक्ट टैक्स, नंबर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स थे, लोग अवॉइड करते थे पे करना क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस था। ऑब्वियसली बात है कुछ कॉम्प्लिकेटेड चीज होती है तो हम उसको अवॉइड ही करते हैं, सिंपल चीज होती है हम इजिली उसको करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो सिंप्लीफाई किया गया प्रोसेस को, ठीक है। कैसे सिंप्लीफाई करा गया कि अगर बात करूं द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जीएसटी एक्ट आया था जो पास हुआ था पार्लियामेंट में 29 मार्च 2017 में और लागू कब हुआ था, इफेक्ट में कब आया था, 1 जुलाई 2017 में। अब जीएसटी ने क्या करा था, बेसिकली सिंप्लीफाइड कर दिया था, इंट्रोड्यूस करा था एक यूनिफाइड इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम इन इंडिया। कि मैंने पहले ही बताया कि भाई पहले वैट हो गया, ठीक है, परचेज टैक्स, सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, पता नहीं नंबर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस होते थे। अब उन सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को यूनिफाइड करके एक टैक्स बना दिया, क्या, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो ऑब्वियसली बात है प्रोसेस सिंप्लीफाई हुआ या नहीं हुआ, हुआ। देन बात करते हैं इससे क्या हुआ, जनरेट एडिशनल रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की इनकम भी जनरेट हुई क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस था तो लोग पे करना पसंद नहीं करते थे, बट सिंपल प्रोसेस हो गया तो अब लोग पे करते हैं टैक्स को, तो ऑब्वियसली बात है गवर्नमेंट की इनकम बढ़ेगी, ठीक है। देन बात करते हैं रिड्यूस टैक्स इवेजन। अब टैक्स इवेजन भी ऑब्वियसली बात है कम होगा कि लोग अवॉइड नहीं करेंगे अब पे करना, अब लोग टैक्स पे करेंगे। देन आता है क्रिएट वन नेशन वन टैक्स एंड वन मार्केट, कि जीएसटी ने क्या कर दिया भाई, वन नेशन, पूरी मार्केट, बेसिकली एक पूरे नेशन को एक मार्केट बना दिया कि एक ही मार्केट है,
एक ही टैक्स है, मतलब कि हर जगह तुम जाओगे टैक्स रेट सेम ही होगा। जीएसटी की बात करें तो 4 स्लैब्स में बेसिकली लगता है, और फिर जीएसटी के बारे में तो हम बेसिकली इस चैप्टर में आगे बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि सीजीएसटी क्या होता है, एसजीएसटी क्या होता है, आईजीएसटी क्या होता है, 4 स्लैब्स के बारे में पढ़ेंगे और भी बहुत कुछ पढ़ेंगे हम जीएसटी के बारे में, वो हम बेसिकली अपकमिंग क्लासेस में पढ़ेंगे डिटेल में। इन शॉर्ट मैंने बता दी कि जीएसटी ने क्या करा, बेसिकली इतने सारे जो इनडायरेक्ट टैक्सेस है उसको यूनिफाइड कर दिया, एक टैक्स बना दिया कि वन नेशन वन मार्केट एंड वन टैक्स। देन बात करते हैं फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स कि जो फॉरेन एक्सचेंज था, फॉरेक्स रिजर्व था बेसिकली, उसमें भी रिफॉर्म्स लाए गए, उसमें भी कुछ सुधार लाए गए। फर्स्ट रिफॉर्म क्या लाएगा, डिवैल्यूएशन ऑफ रुपी, कि इंडिया ने क्या करा, अपनी रुपये की वैल्यू गिरा दी। अब तुम सोचोगे भाई अपनी ही रुपये की वैल्यू क्यों गिरा रहे हैं हम, डिवैल्यूएशन क्यों कर रहे हैं हम अपने रुपए का, क्यों कर रहे हैं उसको ध्यान से समझो। कि हम क्या करते थे कि अपनी रुपये की वैल्यू कम कर देते इन कंपैरिजन टू फॉरेन करेंसी। फॉर एग्जांपल के लिए कि अगर $1 मेरे को पहले 60 रुपीज का मिलता था, तो अब हम अपनी वैल्यू, अपने रुपये की वैल्यू गिरा देंगे, डिवैल्यूएशन कर देंगे कि अब $1 क्या होगा, 70 रुपीज का मिलेगा। अब थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है स्टूडेंट्स को कि 60 से 70 एक तरीके से वैल्यू बढ़ी है, बट बढ़ी नहीं है, कम हुई है वैल्यू। कि अगर मैं बात करूं कि पहले अगर मैं बात करूं मेरे को $1 60 रुपीज का मिलता था और अब मेरे को $1 70 रुपीज का मिल रहा है, तो मेरे लिए तो डॉलर एक्सपेंसिव हो गया ना, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता था कि डोमेस्टिक कंट्री में क्या हो जाता था कि हमारे लिए फॉरेन करेंसी जो है वो एक्सपेंसिव हो जाती थी, तो उससे क्या होता था, हम इंपोर्ट को क्या कर देते थे, कम कर देते थे, ठीक है। बट अगर हम बात करें, अगर फॉरेन कंट्रीज के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें, तो उनको पहले $1 के बदले 60 रुपीज मिल रहे थे, मतलब वो इंडिया में हमारे डोमेस्टिक इकोनॉमी में बेसिकली 60 रुपीज का सामान खरीद पाते थे, और अब वो एक ही डॉलर में 70 रुपीज का सामान खरीद पाएंगे। तो उनके लिए हमारे जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स हैं वो क्या हो जाएंगे, चीपर हो जाएंगे, तो वो एक्सपोर्ट ज्यादा करेंगे, तो एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा, इंपोर्ट कम हो जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि फॉरेन एक्सचेंज का आउटफ्लो कम होगा, इनफ्लो क्या होगा, ज्यादा होगा। क्लियर हुआ इतना कि इन कंपैरिजन टू फॉरेन करेंसी हम अपनी वैल्यू जो है, रुपये की वैल्यू गिरा देंगे, जिससे क्या हो जाएगा, हमारे लिए फॉरेन करेंसी एक्सपेंसिव हो जाएगी और फॉरेनर्स के लिए हमारे जो बेसिकली करेंसी है, रुपीज जो है वो चीपर हो जाएंगे, तो एक्सपोर्ट बढ़ेगा, इंपोर्ट कम हो जाएगा। क्लियर हुआ इतना। तो डिवैल्यूएशन ऑफ रुपीज का रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी बाय द गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट ने खुद से अपनी रुपीज की वैल्यू क्या कर दी, कम कर दी इन कंपैरिजन टू फॉरेन करेंसी। तो इससे क्या होगा, टू ओवरकम बीओपी क्राइसिस। अब पता ही भाई 1991 में बीओपी क्राइसिस आए थे। बीओपी का मतलब क्या है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट, बेसिकली क्या एक स्टेटमेंट है जिसमें हम रिकॉर्ड करते हैं डोमेस्टिक कंट्री की जितनी भी ट्रांजैक्शन होती है फॉरेन कंट्रीज के साथ, तो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बेसिकली हम इस पे रिकॉर्ड करते हैं। अब बीओपी क्राइसिस था कि बेसिकली हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व ही नहीं था, ठीक है, फॉरेक्स रिजर्व बहुत ही कम हो गया था। और क्यों कम हो गया था, बेसिकली इंपोर्ट बहुत ज्यादा थी, एक्सपोर्ट कम थी। अब क्योंकि डिवैल्यूएशन कर दिया रुपीज का, तो इंपोर्ट कम हो जाएगी और एक्सपोर्ट क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, तो हमारे पास क्या होगा, इनफ्लो होगा, किसका, टू इंक्रीज इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। तो डिवैल्यूएशन क्यों करते हैं हम, ताकि इनफ्लो बढ़े फॉरेन एक्सचेंज का, बीओपी क्राइसिस क्या हो जाएंगे, ओवरकम हो जाएंगे। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, रुपये को डिवैल्यूट कर देते हैं अगेंस्ट फॉरेन करेंसीज। क्लियर हुआ। देन बात करते हैं मार्केट डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट। अब जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है बेसिकली वो कैसे डिसाइड होगी, मार्केट डिसाइड करेगी। गवर्नमेंट क्या है, कुछ इंटरफेयर नहीं करेगी, मार्केट क्या करेगी, उसको फ्रीली डिसाइड करेगी। गवर्नमेंट अलाउड रुपीड वैल्यू to be free from its control. Market forces of demand and supply determine the exchange value of the Indian rupee in terms of foreign currency. कि अगर बात करें कि मार्केट डिटरमाइन करेगा फॉरेन एक्सचेंज रेट, ठीक है, कि हमारे रुपए की क्या वैल्यू होगी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी, वो मार्केट डिटरमाइन करेगी। कि जैसे तुमने पढ़ा होगा माइक्रो इकोनॉमिक्स में, हम प्राइस डिटरमाइन करते थे ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। तो सेम इन द केस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट हम क्या करेंगे कि जहां पर बेसिकली हमारी डिमांड और सप्लाई, ठीक है, मीट कर जाएंगी, बेसिकली वो क्या हो जाएगी, हमारी वैल्यू रुपए की डिसाइड हो जाएगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे भाई, मार्केट फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई के थ्रू क्या करेंगे, रुपए की वैल्यू जो है डिसाइड करेंगे इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी के। गवर्नमेंट जो है इंटरफेयर नहीं करेगी, ठीक है। तो फ्रीली जो है बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, फॉरेन एक्सचेंज डिटरमाइन होगा। सो गाइस एक बार रिवाइज कर लेते हैं आज हमने क्या क्या पढ़ा। आज हमने देखा भाई टैक्स रिफॉर्म के
गवर्नमेंट अपने टैक्सेशन और पब्लिक एक्सपेंडिचर में क्या लाएगी, कुछ रिफॉर्म्स लाएगी। टैक्स में हमने पढ़ा कि भाई डायरेक्ट टैक्स होता है, इनडायरेक्ट टैक्स होता है। डायरेक्ट टैक्स जिस पर्सन पर लगा है, बेसिकली जिस पर्सन की इनकम पर या जिस एंटरप्राइज के प्रॉफिट पर लगा, वो डायरेक्टली पे करता है गवर्नमेंट को, मतलब वो टैक्स का बर्डन ट्रांसफर नहीं कर सकता, ठीक है। जो टैक्स का दुख है ना, वो उसी खुद को ही झेलना पड़ेगा, वो ट्रांसफर नहीं कर सकता है किसी को। बट इनडायरेक्ट टैक्स में क्या है कि टैक्स लगता किसी और पर है, बट वो अपने दुख को क्या कर देता है, अपने टैक्स को बर्डन को हमारे ऊपर डाल देता है, मतलब एंड कंज्यूमर पर डाल देता है। तो जनरली गुड्स एंड सर्विसेज पे लगता है, हम इसको पे करते हैं, जीएसटी इनडायरेक्टली हम पे करते हैं, ठीक है। और पब्लिक एक्सपेंडिचर में भी कुछ रिफॉर्म्स लाए गए, ठीक है, कि पब्लिक एक्सपेंडिचर को जितना कम हो सके उतना करे, और जो बेसिकली क्या है रिक्वायरमेंट है उतनी करे, क्योंकि हमारा जो बजट था 1991 में वो भी क्या जा रहा था, भाई डेफिशिएट में जा रहा था। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा था और रिवेन्यू कम था। इसलिए क्या हुआ, टैक्स रिफॉर्म लाया गया कि पब्लिक एक्सपेंडिचर को कम करना है, मतलब अननेसेसरी एक्सपेंडिचर नहीं करना है। जितना जरूरी है वो तो करेंगे ही, ठीक है, जिससे प्रोडक्शन और इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए एक्सपेंडिचर भी जरूरी है, बट अननेसेसरी नहीं करेंगे। और टैक्स रिफॉर्म भी लाए गए कि डायरेक्ट टैक्स कैसे रिफॉर्म करेंगे भी, कि पहले हाई रेट था तो टैक्स इवेजन होता था, बट मॉडरेट कर दिया, तो इससे क्या हुआ कि वॉलंटरली डिस्क्लोज करने लगे लोग अपनी इनकम और टैक्स को पे करने लगे। इनडायरेक्ट टैक्स में भी रिफॉर्म्स लाए गए, ये कॉमन नेशनल मार्केट बना दी गुड्स एंड कमोडिटीज की, कि वन नेशन वन टैक्स कर दिया, कि जीएसटी बेसिकली क्या कर दिया हमारा इंप्लीमेंट कर दिया, कब, 1 जुलाई 2017 में, कि जीएसटी ने सारे जो नंबर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस उसको यूनिफाइड कर दिया, एक टैक्स बना दिया, ठीक है। अब इससे क्या हुआ, टैक्स इवेजन कम हुआ, गवर्नमेंट की इनकम बढ़ी, और वन नेशन वन टैक्स एंड वन मार्केट। देन बात करते हैं फॉरेन एक्सचेंज में रिफॉर्म्स आए, कि रुपये की वैल्यू को डीवैल्यूएट करा गया, ताकि क्या हो, इंपोर्ट कम हो और एक्सपोर्ट क्या हो, ज्यादा हो, तो इनफ्लो होगा फॉरेन करेंसीज का, जिससे क्या होगा, हमारा बीओपी क्राइसिस ओवरकम हो जाएगा। मार्केट डिटर्मिनेशन होगा एक्सचेंज रेट का, मतलब कि जो हमारे रुपये की वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी कैसे डिटरमाइन होगी, ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है। तो फ्रीली डिसाइड होगा, मार्केट फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई के थ्रू, गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करेगी। सो गाइज आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।